ये एक्चुअली एक कॉज है जिसमें हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। खास करके 12-14 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको हम सेफ और अनसेफ टच के बारे में जागरूक करते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये काम बिना किसी संस्था, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी फंड, तो उसमें हमने करीब 5 साल की अवधि में 15 लाख बच्चों को एडुकेट किया। राजस्थान के करीब 66,000 स्कूलों में एक ही दिन में, तो हमने एक ही दिन में अगस्त में करीब 66 लाख बच्चों को एडुकेट किया। मैं तो 66 बच्चे नहीं इकट्ठे कर घोषणा के बाद काम आता है क्या मैम? हाँ जी, सरकार में सिस्टम है कि मैं तो सोचता था कि पहले ये फाइनल करते हैं, हमको ये करना है, चालू कर दो काम, फिर हम लोग। लेकिन हमने सोचा कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। खराब तो ये हो रहा है, तो चलो हम कुछ शुरुआत करते हैं कि हम कम से कम अपना योगदान दें कि किसी तरह से। कोई प्राइज मिलता है, कोई अवार्ड मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। जब हम स्कूल में जाते थे ना तो स्टेज पे से नाम आता था अनिल शर्मा, 2-3 बार ही है, ज़्यादा नहीं आया, लेकिन खुशी होती थी कि चलो कुछ तो मिला। जब कोई बाहर का देश यानी लंदन भी अवार्ड दे और अपनी बुक में नाम लिखे तो ज़्यादा खुशी होती है। मैम आपका एमए लिख दिया कि लंदन वालों ने? कैसे लिख दिया नाम आपका? जो बुक रिकॉर्ड्स है लंदन की, क्यों लिखा उसमें? नहीं, एमए तो नहीं लिखा। ये एक्चुअली एक कॉज है जिसमें हम पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं। और उसमें हमारा काम ये रहता है मुख्यतः कि जो छोटे बच्चे हैं, खास करके 12-14 साल तक की उम्र के बच्चे, उनको हम सेफ और अनसेफ टच के बारे में जागरूक करते हैं। उन्हें ये बताते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और कोई अगर विपरीत परिस्थिति हो तो उससे उनको बचना कैसे है। तो ये काम हम कर रहे थे 4-5 साल से। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये काम बिना किसी संस्था, बिना किसी ऑफिस, बिना किसी फंड, यहाँ तक कि कोई हमारे पास कर्मचारी भी नहीं था, उसके बिना हम कुछ लोगों का समूह था जो ये काम किया करता था। तो उसमें हमने करीब 5 साल की अवधि में 15 लाख बच्चों को एडुकेट किया। फिर पिछले साल अगस्त के महीने में हमने अपना प्रस्ताव राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के साथ शेयर किया, तो उन्हें ये अच्छा लगा। और तब हमने अगस्त के महीने में राजस्थान के करीब 66,000 स्कूलों में एक ही दिन में, 2023 लास्ट ईयर, 2023 में? हाँ जी, पिछले साल अगस्त में ही, तो हमने एक ही दिन में अगस्त में करीब 66 लाख बच्चों को एडुकेट किया। तो ये जो एक दिन में इतने सारे बच्चों को इस विषय पर जानकारी देने का कार्य था, ये उस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में ये रजिस्टर हुआ और उसकी वजह से ये अवार्ड जो है दिया गया, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर कभी भी ये काम नहीं हुआ है। मैं तो 66 बच्चे नहीं इकट्ठे कर ये हैं प्रियंका कपूर भार्गव, जो राजस्थान NRHM की स्टेट प्रोग्रामर है और 15 साल से, आपको पता भामाशाह शुरू हुआ, चिरंजीवी। मैम अब तो 15 साल से हैं जी। जब ये भामाशाह शुरू हुआ था, हाँ जी, किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने? क्यों सरकार ने तो लिख दिया हम भामाशाह शुरू कर रहे हैं, जी बिल्कुल, आप काम करिए। हाँ जी। तो कैसे स्टार्ट हुआ था ये? देखिए, सरकार में आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत बजट घोषणा से होती है। तो उस साल की बजट घोषणा में ये थी कि राजस्थान में एक स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की जाएगी। हाँ। तो जब ये घोषणा हुई तो ये काम हमारे ऑफिस में आया। और क्योंकि मैं सबसे, घोषणा के बाद काम आता है क्या मैम? हाँ जी, सरकार में सिस्टम है कि मैं तो सोचता था कि पहले ये फाइनल करते हैं, हमको ये करना है, चालू कर दो काम, फिर हम लोग। देखिए, 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है राजनीतिक और दूसरा होता है डिपार्टमेंट। तो राजनीतिक स्तर पहले डिसाइड करता है कि हमें ये करना है, फिर उसकी घोषणा करता है, और फिर जो डिपार्टमेंट का स्तर है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो वो घोषणा वहाँ पे होती है, और घोषणा होने के बाद जब हमें ये पता चला कि इस तरह की एक स्कीम हमें राजस्थान में स्टार्ट करनी है जो पहले राजस्थान में कभी हुई नहीं थी, तो हमने पहले कुछ राज्यों का अध्ययन किया। हमने गुजरात को देखा, आंध्र प्रदेश को देखा, वहाँ गए भी, वहाँ जाके वहाँ की स्कीम्स को समझा, और फिर वहाँ से आकर के हमने राजस्थान के लिए स्कीम डिज़ाइन की और उसकी विस्तृत गाइडलाइंस बनाई, जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, हॉस्पिटल्स का एम्पैनलमेंट, ये सारी चीज़ें करते हुए फिर वृहद स्तर पर दिसंबर 2015 से हमने इस स्कीम को प्रारंभ किया। उसके बाद क्या क्या योजनाएं आई? उसके बाद इस स्कीम को बढ़ाते गए। शुरू में जैसे इस स्कीम में कवर 3 लाख और 30,000 का था, अब आप जानते होंगे इसमें धीरे धीरे कवर बढ़ के 10 लाख हुआ, 25 लाख हो चुका है अभी। और अभी रिसेंटली तो हम इस स्कीम को आयुष्मान भारत सरकार की स्कीम के साथ भी जोड़ चुके हैं। एक चीज़ आती है, अब स्टेट प्रोग्रामर है, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो कई चीज़ों के लिए, मान लीजिए मेडिकल मैनेजमेंट का देख लीजिए आप, मान लीजिए किसी किडनी चेंज कर रही है तो उसके अंदर है, लेकिन कई चीज़ें तो है ही नहीं, बड़ा नुकसान होता है। लोग सोचते हैं
ये तो मैं चिरंजीवी ऐसे ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की जो ये स्कीम है, इसमें पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा पैकेजेस हैं। 1700-1800 के करीब बीमारियां हैं जिसका इलाज इसके अंदर होता है। तो जो लोगों को ये मिथ होता है कि ये इस तरह का इलाज नहीं है, उसके कई अन्य कारण होते हैं। हो सकता है उनका कार्ड जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है जिस हॉस्पिटल में वो गए वो उस स्कीम से नहीं जुड़ा हुआ हो। तो एक साधारण आदमी को इतनी टेक्निकलिटी समझ नहीं आती, उसे लगता है कि इस स्कीम में ये बीमारी का इलाज नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये राजस्थान की स्कीम देश की सबसे बड़ी स्कीम है। ये गुड टच बैड टच का आइडिया आपको दिमाग में कैसे आया? क्यों, मतलब सरकार फंड नहीं था, जी कोई सरकारी एजेंसी नहीं थी, जी जी फिर भी आप 4 साल से कर रही थी? सर देखिए, ऐसा होता है कि आप अखबार तो पढ़ते ही होंगे और सभी लोग पढ़ते हैं। गलती से पढ़ लेते हैं। सभी लोग पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं। और किसी भी बच्ची किसी बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ की घटना हो, ये कोई नई बात नहीं है, हम अनायास ही देखते रहते हैं। और अगर हम किसी के भी, अगर हम हमारे सामने 10 लोग बैठे हों और हम उनसे पूछें कि आप अपना बचपन याद कीजिए, जब आप 4-5 साल के 10 साल के रहे होंगे, क्या आपको याद है कि कोई अनुभव आपके साथ ऐसा रहा हो? तो शायद सबके जीवन में छोटा बड़ा ऐसा कोई अनुभव होगा। तो हम भी ऐसी घटनाएं देखते रहते थे और हर घटना को देख करके रिएक्ट करने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग उसको देख के सिस्टम को दोष दे लेते हैं, कोई पुलिस को, कोई समाज को। लेकिन हमने सोचा कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। खराब तो ये हो रहा है, तो चलो हम कुछ शुरुआत करते हैं कि हम कम से कम अपना योगदान दें कि किसी तरह से हम इसको रोक सकें। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी था कि बच्चे को जागरूक किया जाए, उसे सशक्त किया जाए, ताकि वहीं रुक जाए ये चीज़। एक छोटी सी सोच थी कि जो गलतियां हो रही हैं वो वहीं की वहीं रुक जाए। गुड टच बैड टच सिखाना बहुत ज़रूरी होता है आपकी बच्चियों को, कि वो आगे समझ सकें कि ये व्यक्ति हमें टच कर रहा है, किस वे में टच कर रहा है, तो आगे वो बंदा गलती नहीं करेगा, क्योंकि अपने माँ बाप को कहेगी तो मतलब जो भी बिल्कुल यही हम गलती सिखाते करेगा। हैं उसमें। बिल्कुल। प्रियंका कपूर भार्गव, आपकी लव मैरिज है? हाँ, लव कम अरेंज कह सकते हैं इसे। कैसे? बस ऐसे ही। मैं जहाँ पढ़ती थी वहाँ मेरे हस्बैंड भी पढ़ते थे, तो बस वहीं हमारा मिलना हुआ और शुरू में तो दोस्ती हुई और फिर बाद में धीरे धीरे वो। आपको बता दें ये ऋषिकुल विजय स्कूल है, एक सुभाष चौक में है और एक मालवीय नगर में है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और उनकी ये निदेशक हैं, इनके हस्बैंड हैं अमित भार्गव। खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं वो। अमित जी आप भी आ जाइए। तो मैंने अभी इनसे एक सवाल पूछ लिया कि प्रियंका कपूर भार्गव जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें दोस्ती हुई जी। वो स्कूल भी आप ही की थे ना सर? हाँ। अच्छा, आज स्कूल चलाती हैं मैम आप? जी। मैंने देखा कि मैं एक दिन गया था इनसे मिलने, आपके हस्बैंड से, तो बच्चे इनके पैर छू रहे थे, जो भी टीचर्स थे, जो भी स्कूल का शायद ये लेबर डे की बात है। हाँ जी, लेबर डे था। उस दिन देख रहा था कि जो भी बच्चा आ रहा है आपके पैर छू रहा है और टीचर्स हैं उनके। ऐसा क्या वहाँ पर वैदिक मतलब चीज़ें सिखाई, सनातन संस्कृति सिखाई जा रही है या संस्कार सिखाए जा रहे हैं? देखिए, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति और संस्कार दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। और अगर आप मेरे स्कूल का नाम देखेंगे ऋषिकुल विजय, तो हमने तो अपना नाम ही ऐसा रखा है कि हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे खून में ही ये संस्कार समाहित हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि आजकल बच्चे नहीं सीख रहे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर इतना है कि बच्चों को उस तरफ ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्कूल एक बहुत ही सशक्त संस्था है जिसमें हम बच्चों को जो चाहे संस्कार दे सकते हैं। हम चाहें तो बच्चे को एक बहुत बड़ा आदमी बना सकते हैं, चाहें तो बच्चा कुछ ना बने। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने स्कूल में ही ये संस्कार बच्चों को सिखाए जाएं। तो हम हर वो संभव चीज़ करते हैं जिससे बच्चा भारतीय संस्कृति सीखे, हमारी माइथोलॉजी सीखे, अपनी कल्चर, अपने धर्म, अपने देश पर प्राउड करना सीखे, उस पर वो गर्व करे कि मैं यहाँ से हूँ। यानी एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, संस्कार देना ज़रूरी है।
आज का सही देखा जाए तो संस्कार की कमी सी होने लग गई है। बच्चे आते हैं नमस्ते करके चले जाते हैं, कई जगह देखते हैं नमस्ते करते हैं, अंकल नमस्ते, कई तो करते भी नहीं है। हाँ। सच्चाई है, कई तो करते भी नहीं है। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि आप बड़े आते हैं तो उनके पैर छुए जाते हैं, बेटियां वैसे पैर नहीं छूती है। जी। आप जिस हिसाब से आपने भी बात की कि आपको जो अवार्ड मिला था उसके बाद आपने एक सोच थी कि मैं ये करूं, आगे क्या है? ये अवार्ड, एक अवार्ड से पेट भर गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में आती हैं, हमें लगता है कि उन सब पे काम करना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, और ये और बड़े सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं निदेशिका हूँ, तो मैं वहाँ जो चाहे परिवर्तन ला सकती हूँ। तो और ये किसी भी शिक्षक के लिए, हम तो शिक्षकों को भी ये बात सिखाते हैं कि एक शिक्षक और एक स्कूल वो बहुत इस चीज़ में बहुत प्रभावी हो सकते हैं कि आपके पास हर साल आपके हाथ से 500 बच्चे निकलते हैं, तो आप हर साल 500, 1000, 2000 ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। तो वहाँ मुझे बहुत काम करना है। जो हमारी कैंपेन है इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मेरी बात चल रही है, हो सकता है हम आगे आने वाले टाइम में केरल में, तमिलनाडु में, इधर जा कर के भी सेशंस करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हैं। देखिए समय कैसे कैसे सारी परतें खोलता है। भार्गव साहब साथ देते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि एक महिला अगर सुबह 7:30 8 बजे घर से निकलती है और रात को 7:30 8 बजे घुसती है, तो उसके घर का, परिवार का अगर सहयोग नहीं होगा तो कैसे कर पाएगी? तो वो 100% सहयोग है। यानी आप करते हैं पूरा पूरा पूरा। मैम क्या होता है कि जब महिला की शादी हो जाती है, लाइक आपके बारे में नहीं कह रहा, और जो महिलाएं काम कर रही हैं, मैम उन महिलाओं से क्या कहेंगी जो ये सोचती हैं कि बस मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे और एक अपने सारे सपने हैं ना, हाँ वो घर में लगा देती है? बिल्कुल, ऐसा तो है ही। पर लेकिन मैम उनका मन एक कचोटता रहता है। अभी मैं एक लेडी का इंटरव्यू करके आया, उन्होंने करीब 45 साल बाद, वो लेखिका थी, 45 साल बाद उन्होंने अपनी बुक लिखी है। अच्छा। उनकी बुक छपी है, कुदरत का करिश्मा। वैसे कुदरत करिश्मा ही है मैम कि 45 साल हो गए शादी को और फिर उनकी तब किताब उन्होंने लिखा। हाँ छपी। मैम मेरा आपसे खाली एक ही है कि उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो घर में घुटती रहती हैं, काम करने की इच्छा होती है, लेकिन वो अपने पति, अपने बच्चों से या अपने सास ससुर से बोल नहीं पाती है। उस चीज को महिलाएं किस तरह से बाहर लेके आए? देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि वो ये पहचाने कि उनमें स्किल क्या है। अपनी स्किल को पहचाने, उसको निखारने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ाई करें, कोई डिग्री लें उससे रिलेटेड। मान लीजिए किसी को अगर सिलाई ही आती है तो आगे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती है ना। अगर किसी को मान लीजिए फ़ोटो खींचने का शौक है, सिर्फ होता है, सेल्फियाँ बहुत खींचते हैं आजकल लोग, आप फोटोग्राफी का उसको थोड़ा सा अपग्रेड करिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल करिए, और फिर उस चीज़ में धीरे धीरे हो सकता है। देखिए, घर की जिम्मेदारियां भी संभालना ज़रूरी होता है, उसी के साथ साथ धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइए। घर वालों के को विश्वास में लाइए कि देखिए मैं ये कर सकती हूँ और इसके आगे ये करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये ग्रोथ है। उसको पढ़िए, देखिए, यूट्यूब का ये पॉजिटिव उपयोग कीजिए, आप उसे देखिए सोशल मीडिया पे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। धीरे धीरे करके घर वालों को बताइए, ज़रूर घर वाले सहयोग देंगे। और एक चीज़ मैं और कहती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, आप देखेंगे अभी वुमेन एम्पावरमेंट इस पे, महिला दिवस पे, कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही समझ के छोड़ दिया जाता है। लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, ये इमोशनल इंडिपेंडेंस भी है। कि आज से 15, 20, 25 साल पहले महिलाएं एक साड़ी, एक गहना, है ना, एक गोलगप्पे खाने हैं बाजार जाके, उसके लिए पति पे निर्भर होती थी, है ना। आज तो नहीं है, आज नहीं है, मतलब ये मान लीजिए शायद 60 या 70%। बिल्कुल आज नहीं है, क्योंकि वो उस चीज़, वो दौर अब बदल चुका है। लेकिन धीरे धीरे जब उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो धीरे धीरे आप में एक इमोशनल इंडिपेंडेंस भी लाता है। तो वो चीज़ एक महिला को समझनी ज़रूरी है। पुरुष की मनोवृत्ति है मैम, वो कितनी चेंज हुई है पहले से? देखिए, चेंज तो काफ़ी हुई है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि पुरुष वैसे ही रह गए, महिलाएं बहुत बदल गई, ऐसा नहीं है। ओवरऑल समाज में चेंज हुआ है, लेकिन हाँ, प्रतिशत जो है वो थोड़ा कम है।
लेकिन हम धीरे धीरे, देखिए औरतों के पास एक बहुत बड़ी लेकिन शक्ति मैम है। वो सिनेरियो पूरा मामले ठीक आपने कह दिया, लेकिन पहले क्या होता था मैम, अब मैं छोटा सा उदाहरण ये दे रहा हूँ। पहले क्या होता था कि परिवार में रहते थे तो ठीक है, महिला घुट रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को गलत है, घुटना नहीं चाहिए, लेकिन पहले क्या होता था कि परिवार टूटते नहीं थे, हाँ, टूटते नहीं थे। अब टूट जाता रहा। सही है वो तो। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा बाहर निकलना भी है ना, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, पीड़ा का कारण बन जाता है। देखिए ये हम, देखिए रोड पे भी चलते हैं, जब बचपन में चलना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले सिखाया जाता है संतुलन बना के चलिए। जब संतुलन जहाँ बिगड़ा वहाँ आपकी बाइक भी गिरेगी और आप भी गिरोगे और बच्चा भी गिरेगा। तो इसलिए महिला चाहे वो, देखिए मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की है, लेकिन महिलाओं के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो चीज़ें उनकी अपनी हैं, जैसे फेमिनिन कैरेक्टर्स हैं, वो नाजुक हैं तो हैं, वो माँ बनती हैं तो प्रकृति ने उन्हें इस चीज़ से नवाजा है ना। तो इन चीज़ों को उन्हें प्राउड होना चाहिए। आजकल ये होने लगा है कि महिलाओं को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं खाना बनाऊँ, मैं कोई काम वाली हूँ, हाँ मैं बच्चे पालूँ, क्यों ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका स्किल है, पुरुषों का भी है। पुरुषों में नहीं है, आप कर पुरुषों सकती में नहीं है। पुरुष एक बच्चे को जन्म दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जो एक मातृत्व का भाव महिला के मन में आता है वो पुरुषों में नहीं आ हैं, वो सकता। संभव ही नहीं है। हाँ, और अब अगर इसे कंपैरिजन के मुद्दे पे हम ले आए तो फिर तो आप देखिए पुरुष फिजिकल रूप से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो क्या हम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो शक्ति तो यहाँ होती है, दिमाग में होती है। हम कब से ये कंपैरिजन में आ गए कि मुझे पुरुष जैसा बनना है? क्या हम कभी पुरुष को कहते हैं कि तू महिला जैसा बन जा? फिर हमें क्यों पुरुष बनना है? हम सुंदर लगते हैं, हम साड़ी पहनेंगे, सूट पहनेंगे, पहन के दिखाए कोई पुरुष और लग के दिखाए इतना सुंदर, ये प्राउड होना चाहिए। क्या पुरुष कोई साड़ी में इतना खूबसूरत लग सकता है जितनी महिला लगती है? तो ये गर्व का भाव जिस दिन औरतों में फेमिनिन कैरेक्टर्स को लेकर के आ जाएगा ना, उस दिन ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सच में समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई कह दे साड़ी पहन ले किसी आदमी को तो भाई मतलब ही नहीं है। देखिए हमारी क्वालिटी, लेकिन हम सुंदर लगते हैं, हम महिलाएं अच्छे ना लगते पैंट शर्ट हैं, पहन ग्रेस, सकती हैं। हम ग्रेसफुल लगते हैं। महिलाएं पैंट शर्ट पहन सकती हैं। बिल्कुल पहन सकती हैं। तो हमें अपने आप से, हम जैसे जहाँ हम कल थे उससे आगे बढ़ना है। मुझे इनसे आगे नहीं बढ़ना, मैं जहाँ आज हूँ मुझे उससे आगे कल बढ़ना है, परसों बढ़ना है। इनसे आगे क्यों बढ़ना है, या इनको मेरे से आगे क्यों बढ़ना है? क्यों ना हम अपने से आगे बढ़ें। एक दूसरे से कंपटीशन ही करते रहेंगे तो फिर तो जो आपने बोला जो हो रहा है वो होगा। ऐसे क्यों करना है? प्रियंका जी जो बात कही है ना, महिलाएं सुन रही हैं तो इस बात को जरूर समझे कि पति पत्नी को एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है, औरों से आगे बढ़ना है, जहाँ से है उससे आगे बढ़ना है। कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है, अपना एक मुकाम बनाना है। बिल्कुल, अपनी पहचान। कैसा लगता है कि एक अवार्ड, अच्छा और तो छोड़ो, इनको अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा। पिछले 5 साल से जो मेहनत की थी प्रियंका ने, उसका फल मिला था और देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जब बात होती है, भाई माइक 2 ही है, ये तो बीच में आई गया। ये वाला नहीं कोई बात नहीं, वो तो अच्छा। पत्नी बराबर कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है और मुझे गर्व होता है कि जैसे जैसे मेरा सपना था उसी सपने को आगे लेकर जा रही है और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर और उस मुकाम तक पहुंचेंगे। यानी स्कूल वाले को के साथ शादी की और 2 स्कूल कर दिए। बिल्कुल। और स्कूल करने आ गए। बिल्कुल, डेफिनेटली स्कूल भी करेंगे, यूनिवर्सिटी भी करेंगे। स्कूल भी करेंगे, यूनिवर्सिटी भी करेंगे, बड़ी मन में है। हाँ है तो सही मन में, बाकी देखिए प्रभु इच्छा। नहीं, अगर आप मेहनत करेंगे तो प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये हैं प्रियंका जी। जब इनका पता लगा कि इनको अवार्ड मिला है और वो भी उस फील्ड में जिसके लिए ये 4 साल से मेहनत कर रहे थे, कोई मतलब नहीं था कि सरकार साथ दे दे या और कुछ, कोई ऑफिस नहीं थी, कोई सीनियर नहीं था कि बस जाना है समझाना है, जाना है समझाना है। जब सरकार को लगा कि
ये कर रही हैं, सभी को डर लगता है। और जब सबको पता लगता है ना कि ये चीज़ में हम करेंगे तो राजनीति चमकेगी, मैं तो ये बोलूँगा, मैं सारी राजनीति का खेल रह जाता है। तो इन्होंने इनका जो प्रोजेक्ट था उसको सरकार ने आगे बढ़ाया। ये अच्छी बात है, सरकार ने आगे बढ़ाया और इसके लिए सरकार भी बधाई की पात्र है। ये तो यही हैं और इनका सपना बहुत कुछ आगे करने का है। मैं तो कह रहा हूँ कि दिन दुनी, हर गांव में कहावत है, रात चौगुनी तरक्की करो। आई होगा ना, बिल्कुल। चलिए मैम, आपने हमसे बात की और हम भगवान से आशा करते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं, यानी आप दोनों के दोनों के ही हैं, दोनों के ही बिल्कुल। हैं, वो पूरे हो और यूनिवर्सिटी बने जी। और उनमें बच्चियों को तो फ्री में पढ़ाएं। चलिए, आपसे बात की बहुत अच्छा लगा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सुंदर तरीके से हमारा ये साक्षात्कार लिया। मैं तो ऐसे ही Thank you पूछ so लेता हूँ, मैं तो इंटरव्यू लेना होता। मैं तो कई बार कहता हूँ भाई कैमरा चालू है ना, भाई मेरी शक्ल देख लो, भाई सामने वाला सुंदर लग रहा है, मैं ठीक दिखना चाहिए कैमरामैन को, तो ये बोलता हूँ। बस जो मन में आता है मैं तो ले लेता हूँ, ऑनेस्टली बात करता हूँ, ऑनेस्टली सुनना पसंद है, बस इतना ही। चलिए, नमस्कार। थैंक यू।